Hello guys, welcome back to our new informative video in which we will talk about how to apply in Germany. After bachelor मतलब कि बैचलर करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ड्रीम होता है और वो है अब्रॉड जाके स्टडी करना, मास्टर्स को परस्यू करना। मास्टर्स को परस्यू करने के अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग रीजंस होते हैं। कुछ मास्टर्स को इसलिए परस्यू करना चाहते हैं क्योंकि उनको आगे एक्सप्लोर करना है उनकी स्टडी को। कुछ मास्टर्स इसलिए परस्यू करते हैं क्योंकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है और जॉब लेना बाहर की कंट्रीज़ में ईजी हो जाता है मास्टर्स करके और फिर जॉब अप्लाई करना। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि पीआर चाहिए होता है, सिटीजनशिप चाहिए होती है, तो वो भी मास्टर्स का ही तरीका देखते हैं। रीजंस कोई भी हो, चाहे आपको एक्सप्लोर करना हो, जॉब अपॉर्चुनिटी देखनी हो या सेटल होना हो, लेकिन अब्रॉड एक अच्छा ऑप्शन होता है और उसमें मास्टर्स करना इज़ अ गुड कैरियर ऑप्शन। इफ यू आर कंसिडरिंग टू डू अ मास्टर्स देन डेफिनेटली गो टू अब्रॉड। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जर्मनी कंट्री के बारे में। हम जर्मनी में कैसे जाएंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, कौन सी वेबसाइट से अप्लाई किया जाता है, कितने टाइप के कोर्सेज होते हैं, बेस्ट कोर्सेज कौन से हैं और क्या लिविंग कॉस्ट रहता है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। एक सिंगल वीडियो में मैं कंप्लीट आपको ओवरव्यू दे दूंगा। लेकिन रेस्ट अगर आपको जर्मनी के कुछ फैक्ट्स जानने हैं, जर्मनी में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट वो कैसे रहते हैं, जर्मनी के लोग कैसे हैं, कल्चर क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप ज़रूर से जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं वीडियो के एंड में आप लोग को वो स्क्रीन पर दिखा दूंगा, एंड स्क्रीन पर आप उस पर क्लिक करके अबाउट जर्मनी के बारे में देख सकते हैं। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को, बहुत ही क्लिप्स बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे, और वो है डिसाइड द कंट्री। सबसे पहले आपको कंट्री डिसाइड करनी होती है अब्रॉड जाने के लिए। मेरी रिकमेंडेशन, जो जनरली मेरे फ्रेंड्स गए हैं, वो है जर्मनी, इटली और कनाडा। अब देखिए जर्मनी जो है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से जाना जाता है, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। इटली इसलिए जाना जाता है क्योंकि देखिए थोड़ा अंडररेटेड है, लेकिन यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है और यहाँ पे कंपटीशन कम है, तो यहाँ पे जाने के चांसेस और किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपके एडमिशन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कनाडा मोस्ट पॉपुलर है, जैसे कि यूएसए है वैसे ही कनाडा है, मोस्ट पॉपुलर है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन हाँ कनाडा वन ऑफ द फेमस, आप ये कह सकते हैं कि फेमस कंट्रीज़ में आता है जहाँ पर स्टूडेंट्स जाना पसंद करते हैं पढ़ाई करने के लिए। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग जर्मनी। जर्मनी एक यूरोप का एक, आप कह सकते हैं कि यूरोपियन पार्ट है, कॉन्टिनेंट जो होता है यूरोपियन है, और यहाँ पर कंट्री है जर्मनी। जर्मनी अगर हम बात करें बेनिफिट ऑफ स्टडिंग की, तो यहाँ पे अफोर्डेबल या आप कह सकते हैं फ्री एजुकेशन है। एजुकेशन का मतलब है फ्री का, ट्यूशन फीस आपकी फ्री है, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जीरो कॉस्टिंग पे आप पूरी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। और जर्मनी में ये सबसे अच्छी बात है, मतलब जर्मनी जाना ही इसलिए जाता है, जर्मनी जो कंट्री है या जो भी स्टूडेंट जाने के लिए अप्लाई करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को लेने के लिए। और ये जर्मनी की सबसे अच्छी जो है वो क्वालिटी है, अफोर्डेबल बनाते हैं वो अपने एजुकेशन को। सेकंड की अगर हम बात करें तो वह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब आप कह सकते हैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन जो है वो जर्मनी प्रोवाइड करता है। थर्ड, मल्टीकल्चर एनवायरनमेंट। मल्टीकल्चर एनवायरनमेंट का मतलब है कि यहाँ पे हर टाइप के आपको स्टूडेंट्स, हर कंट्री के स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। इवन अगर आप कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में जब एडमिशन लेते हैं तो आप देखेंगे कि जर्मनी के खुद के जो लोकल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 10% मिलेंगे या 5% मिलेंगे, बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इतना आप ये कह सकते हैं कि मल्टी कल्चर एनवायरनमेंट है और इतना अच्छा और गुड आप कह सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है हमारा पीआर लेना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रीजंस आपके कुछ भी हों, लेकिन लोग मास्टर्स परस्यू करते हैं, तो यहाँ पर पीआर लेने का भी जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाता है। परमानेंट रेसिडेंस बोलते हैं हम इसको, शॉर्ट फॉर्म में पीआर। आफ्टर स्टडीज़, मतलब अगर आपकी स्टडीज़ जो मास्टर्स है वो 2 इयर्स की है तो आपको प्लस 2 साल और एक्स्ट्रा रुकना होगा और आप 4 इयर्स के बाद पीआर को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए 2 इयर्स की जो आप पढ़ाई पढ़ते हैं उसके बाद आपको 18 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलता है कि आप और एक्स्ट्रा जर्मनी में रुक सकते हैं जॉब ढूंढने के लिए 18 मंथ्स का। तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी होती है कि आपका 18 मंथ्स वो भी इंक्लूड हो जाता है, तो टोटल आपको 4 इयर्स रुकना है, आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब पीआर का बेनिफिट क्या होता है वो भी जान लेते हैं कि परमानेंट रेसिडेंस का एक्चुअली में बेनिफिट है क्या। तो बेनिफिट में अगर आप देखेंगे तो रिसाइड एंड वर्क, मतलब रुक के काम कर सकते हैं। सेकंड वन इज ट्रैवल फ्री इन 26 यूरोपियन कंट्रीज, मतलब कि 26 यूरोपियन, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं फ्रीली। फ्रीली इन द सेंस कि आपको कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बेटर जो है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। जो भी ट्रैवल फिटनेस लोग होते हैं जिनको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, तो वो भी इसलिए इस कंट्री को जो है वो चुनते हैं, क्योंकि यूरोप एक बहुत बड़ी जो है आप कॉन्टिनेंट आप कह सकते हैं। रेस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस एंड चाइल्ड बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलता है आफ्टर पीआर लेने के बाद।
फिर बात करते हैं सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप कैसे मिलती है? अगर जर्मनी की आपको सिटीजनशिप चाहिए तो यहाँ पे आप देखेंगे पीआर, जो कि हमने 4 ईयर्स ऑलरेडी स्पेंड कर दिया, प्लस 4 ईयर्स आपको और रुकना होता है, इज इक्वल टू 8 ईयर्स, और 8 ईयर्स के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी के सिटीजनशिप के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स के ऊपर बात कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वोट राइट्स आपको मिल जाते हैं। सेकंड है पासपोर्ट। पासपोर्ट जो है मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन दी वर्ल्ड है। जर्मनी का जो पासपोर्ट है, यूरोप का जो पासपोर्ट है, वो मोस्ट पावरफुल में माना जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। थर्ड वन इज बेस्ट पार्ट जो है वो ये है कि यू कैन रिटेन योर प्रीवियस सिटीजनशिप, मतलब कि आप प्रीवियस सिटीजनशिप को भी रिटेन कर सकते हैं। जनरली दूसरे कंट्रीज की अगर बात करें तो जब आप उनकी सिटीजनशिप को लेते हैं तो आपको प्रीवियस जो आपका सिटीजनशिप होता है वो आपको बिहोल्ड करना पड़ता है, मतलब कि आपको सस्पेंड करवाना पड़ता है। लेकिन जर्मनी में अच्छी बात यह है कि आप जर्मनी की सिटीजनशिप भी रह सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो आप इंडिया का भी सिटीजनशिप रख सकते हैं, मतलब कि आपको 2 कंट्रीज की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये एक बेटर जो है अपॉर्चुनिटी रहती है, इसलिए लोग जर्मनी जाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जर्मनी में पॉपुलर सब्जेक्ट्स कौन से हैं जो कि हाई डिमांड पे चलते हैं, जहां पे आपको जॉब ज़्यादा देखने को मिलेगी, सैलरी ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ये जो कुछ कोर्सेज हैं इसके लिए जर्मनी जाना जाता है। ये पढ़ाई जो है वो अच्छी होती है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आप आगे जाके स्टडी कर सकते हैं, मास्टर्स या बैचलर कर सकते हैं, जिनमें कि सबसे पहला आता है अप्लाइड साइंस एंड प्रोफेशन, फिर नेक्स्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज़, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, मेडिसिन एंड हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो लोग बीटेक करना चाहते हैं वो इसकी तरफ जा सकते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जर्मनी का टू बी वेरी ऑनेस्ट सबसे परफेक्ट है, वो इसलिए क्योंकि जर्मनी का वर्ल्ड क्लास जो है वो क्वालिटी है पढ़ाई का, इसलिए ये लोग एजुकेशन और ट्रेनिंग पे, जो हमारे यहाँ पर सिर्फ बीएड करके लोग पढ़ाने लग जाते हैं बच्चों को, यहाँ पर इस तरीके से नहीं देखा जाता। यहाँ पर एजुकेशन, जो टीचर्स होते हैं उनको स्टूडेंट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो टीचर्स ही स्टूडेंट्स को मोल्ड करते हैं आगे फ्यूचर स्टूडेंट बनने के लिए, फ्यूचर एक अच्छा बेटर स्टूडेंट बनने के लिए। रेस्ट अगर हम बात करें आर्ट, डिज़ाइंस एंड आर्किटेक्चर, मैं इस फील्ड से बिलोंग करता हूं तो मैं भी देख सकता हूं, मतलब कि मैं आर्किटेक्चर फील्ड देख सकता हूं। हॉस्पिटैलिटी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जर्नलिज्म एंड मास मीडिया के लिए भी लोग स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करते हैं, और ये मोस्ट हाई डिमांड रहता है स्पेशली इन जर्मनी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अंडरस्टैंड दी जर्मनी, मतलब कि यहाँ के कोर्सेज और प्रोग्राम को आपको समझना ज़रूरी है। इतना आसान नहीं है कि मतलब आप गए और आपने ये सब्जेक्ट को चूज़ किया और आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं। इनके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जिनको समझना ज़रूरी होता है बिफोर अप्लाइंग और बिफोर चूजिंग दिस कंट्री टू परस्यू योर मास्टर्स। सो बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप्स की पढ़ाई होती है। एक होता है कॉन्जिक्यूटिव डिग्री आपको देखने को मिलेगा, सेकंड वन इज नॉन कॉन्जिक्यूटिव डिग्री आप लोगों को देखने को मिलेगा। कॉन्जिक्यूटिव डिग्री क्या होती है? जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले तो कॉन्जिक्यूटिव डिग्री, जैसे मान लीजिए आपने बीआर कर रखा है, मैंने बीआर किया है तो मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करूंगा तो मैं एमआर के लिए करूंगा। अगर मैं बीटेक किया है तो मैं एमटेक के लिए करूंगा, अगर मैं बीबीए किया है तो मैं एमबीए के लिए करूंगा। तो ये हो गया कि सेम इंडस्ट्री फोकस्ड, मतलब कि ये सेम इंडस्ट्री में ही आप जाते हो, बस उसकी हायर स्टडी पढ़ते हो। नॉन कॉन्जिक्यूटिव डिग्री कौन सी होती है? वो होती है अगर मान लीजिए मैंने बीआर किया है और मुझे एमटेक करना है या फिर बीआर करने के बाद एमबीए करना है, उस केस में इसे नॉन कॉन्जिक्यूटिव बोला जाता है। मतलब कि आप वाइडर कोर्सेज, वाइडर आप एक्सप्लोरेशन की तरफ जा रहे हो, नहीं मतलब कि आप डिफरेंट इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हो। मतलब कि मैंने बीआर किया था, उसके बाद जब मैं एमबीए करूंगा तो वो डिफरेंट इंडस्ट्री हो गई। तो जैसे ही आप डिफरेंट इंडस्ट्री में स्विच करते हो और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, अपनी एक्सपीरियंस या अपने एक्सप्लोरेशन को वाइडर करने के लिए, इन दैट केस इट इज़ कंसिडर्ड इन नॉन कॉन्जिक्यूटिव डिग्री, ये इसमें कंसिडर्ड हो जाता है। सो आपको पता होना चाहिए कि जो आप कोर्सेज चुन रहे हो वो आप कॉन्जिक्यूटिव डिग्री में आ रहे हो या नॉन कॉन्जिक्यूटिव में आ रहे हो। तो अगर आप सेम फील्ड में जा रहे हो बस उसकी मास्टर्स करने के लिए तो आप कॉन्जिक्यूटिव में आओगे, अगर आप मास्टर्स कर रहे हो लेकिन डिफरेंट फील्ड से तो आप नॉन कॉन्जिक्यूटिव डिग्री में आओगे। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मास्टर्स कोर्स, मतलब कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होती है। तो यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि मास्टर्स हो चाहे बैचलर कोर्स हो, आपको कौन कौन सी टाइप की यूनिवर्सिटी मिलती है। तो जैसे इंडिया में है वैसे ही सेम यहाँ पर भी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। पब्लिक यूनिवर्सिटी की अगर बात करेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव कोर्स अगर आप लेते हैं, कॉन्जिक्यूटिव कौन से थे कि हम सेम फील्ड में मास्टर्स कर रहे हैं, तो उसमें आपको नो ट्यूशन फीस लगेगी, मतलब 0 रुपये लगेंगे, प्लस आपको एडमिनिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है जो कि होता है ऑलमोस्ट 100 से 200 यूरोस, जो कि आज की डेट के अप्रॉक्स अगर मानेंगे तो अब 9,000 से 18,000 रुपीज़ बस आपको देना है और आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। पूरे 2 साल की पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो जाएगी, सिर्फ 9,000 से 18,000 के बीच में आपको फीस देनी है, एडमिशन फीस, और हो जाएगा। लेकिन अगर आप नॉन कॉन्जिक्यूटिव में आते हैं तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव में आपके ऊपर अप्लाई होता है ट्यूशन फीस, जो कि होता है 18,000 से लेकर 20,000 यूरोस तक, जो कि इंडिया का लगभग बनेगा 16 से 18 लाख रुपए बनेगा।
प्लस एडमिनिस्ट्रेशन फीस वही 9 से 18,000 रुपये लाख पे लगेंगे, और बाकी इसमें 16 से 18,000 लगेंगे, क्योंकि आप नॉन कॉन्जिक्यूटिव में जा रहे हो, आप डिफरेंट फील्ड में जा रहे हो, डिफरेंट इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो आपको उस तरीके की पढ़ाई पढ़वाई जाएगी। इसलिए वहाँ पर जो है पब्लिक यूनिवर्सिटी ही आपसे फीस लेती है 18 से 20। लेकिन वहीं पर अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, चाहे आप कॉन्जिक्यूटिव में जाएं चाहे नॉन कॉन्जिक्यूटिव में जाएं, दोनों ही केस में आपकी जो ट्यूशन फीस जो है वो अप टू रहती है 30,000 यूरोज तक, जिसे कि हम कंसिडर करते हैं इंडियन रुपीज़ में 27 लाख रुपीज़, मतलब कि 27 अप्रॉक्स आप मान के चलिए, इससे कम ही रहेगा आज की डेट में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो। सो ये आपकी ट्यूशन फीस रहने वाली है अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते हैं, जो कि होगा हमारा 27 लाख रुपीज़। जर्मनी की अगर मैं बेनिफिट की बात करूं, इसको अफोर्डेबल इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर आप कनाडा से कंपेयर करेंगे, अगर आप यूएसए से कंपेयर करेंगे, 10 टाइम्स चीपर है यहाँ की पढ़ाई। ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है ना, इसकी पढ़ाई भी 10 टाइम्स चीपर है एज़ कम्पेयर टू कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़, या फिर यूएसए की कोई भी यूनिवर्सिटीज़ आप कंसिडर कर सकते हो, उनसे 4 से 10 टाइम्स चीपर होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पब्लिक यूनिवर्सिटी, जो कि आपको लग रहा है कि यहाँ की ट्यूशन फीस जो है वो नहीं लगती, ज़ीरो है, तो यहाँ पे होना हमारा टफ होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंडिया के आईआईटी की तरह नहीं है कि आईआईटी है तो नाम है तो, लेकिन वहाँ पे हमारा हो नहीं सकता। तो क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे टफ होता है। लेकिन जर्मनी में आपको कॉन्जिक्यूटिव में नो ट्यूशन फीस कोई बड़ा टास्क नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए? सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्री है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। सेकंड है लैंग्वेज टेस्ट, एक लैंग्वेज टेस्ट देना होता है। लैंग्वेज टेस्ट क्यों? देखिए इंडिया में आपको लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना, क्योंकि यहाँ पे पता है हिंदी या इंग्लिश चल रहा होगा, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में जिस कंट्री में जो लैंग्वेज चल रहा होता है, या तो आप उसका टेस्ट देते हैं या फिर इंटरनेशनल टेस्ट देते हैं जो कि इंग्लिश का होता है। तो बस आपको ये लैंग्वेज टेस्ट जो है वो एक्स्ट्रा में देना होता है, बाकी कुछ एज सच कोई हेक्टिक नहीं होता। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट है। तो एंट्रेंस टेस्ट जो है वो ऑप्शनल होता है, वो यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए एंट्रेंस टेस्ट मांग रही है। जैसे कि इंडिया में है, सेम बाहर है, बस यहाँ पर बाहर जाने में बस एक एक्स्ट्रा होता है जो कि है आपको एग्जाम देना पड़ता है, वो लैंग्वेज टेस्ट का एग्जाम देना पड़ता है, डेट्स इट। बाकी सब चीज़ें सेम होती है। जैसे कि अगर डिग्री की बात करें तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए, जिसमें कि आपकी जो CGPA जो होती है या जो आपके GPA होता है वो आपको मिनिमम कुछ भी चल सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके कम मार्क्स आए तो आप बाहर नहीं जा सकते, या ऐसा नहीं है कि अगर आपके कम मार्क्स आए तो आपको बाहर जो है वो ज़्यादा फीस पे करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता, आप जा सकते हैं। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं और एवरेज आपके अगर मार्क्स आए हैं तो भी आप जा सकते हैं, आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप टॉप हैं तब तो पूछना ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लो मार्क्स जो ग्रेड लाते हैं स्टूडेंट्स, उनकी बात कर रहा हूँ कि वो भी ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आता। बिल्कुल भी ऐसा बायस नहीं फील कराया जाता कि आप कम मार्क्स लाए हो इसलिए आप नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। इंडिया में कंपटीशन ज्यादा है, दैट्स व्हाई यू फेल्ट समटाइम दैट यू आर समहाउ बिलो दी एवरेज, या बिलो दी, आप ही कह सकते हो कि मार्क्स स्कोरर जो है वो आपके कम है एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। ऐसा आपको इंडिया में लग सकता है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है ड्यू टू पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन की वजह से। तो बाहर बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपके कम मार्क्स हैं यू कैन डेफिनेटली गो, डैम श्योर, मेरे खुद के फ्रेंड्स गए हैं, सो आई नो वेरी वेल। नेक्स्ट लैंग्वेज टेस्ट, 2 टेस्ट दे सकते हो क्योंकि जर्मनी है, तो या तो आप जर्मन का टेस्ट दे दो या आप इंग्लिश का टेस्ट दे दो। इंग्लिश जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है, मतलब कि अगर आपको यूएसए जाना है, कनाडा जाना है तो भी आप इंग्लिश का टेस्ट दे सकते हो। आपको कहीं पर भी अदर अप्लाई करना है आप इंग्लिश का टेस्ट दे सकते हो। जर्मनी भी जाना है आप इंग्लिश का टेस्ट दे सकते हो, या फिर आप जर्मनी का टेस्ट दे सकते हो। इंग्लिश में अगर बात करें तो 2 एग्जाम्स होते हैं, या तो आप आइल्स दे लीजिए जो मोस्ट फेमस है, या फिर आप टॉयफल दे लीजिए जो कि अगेन फेमस है, लेकिन आइल्स इज मोस्ट फेमस, जो कि सारे स्टूडेंट जनरली इसी के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज भी आइल्स के लिए मांगती है, लेकिन इट्स अप टू यू कि आपको कौन से वाले उसकी एग्जाम की तरफ जाना है। नेक्स्ट बात करें, जर्मन में भी 2 एग्जाम होते हैं, ये है टेस्ट DFE, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, या फिर ये DSH जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो ये मांगती है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो टेस्ट DFE है, इसलिए मैंने इसको पहले नंबर पे रखा है जर्मन में। और इंग्लिश में भी मैंने पहले नंबर पे रखा है आइल्स को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही ही अप्लाई करते हैं। इसकी भी एक अच्छी खासी फीस होती है, ठीक है, तो आप इसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा कि इसकी अच्छी खासी फीस होती है, इसको भी अलग से जाके अप्लाई करना होता है, कोचिंग करनी होती है, उसके बाद आपको एग्जाम देना होता है। इसमें भी आप बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हैं 6 से ऊपर, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ईजिली आपका लग जाता है जर्मनी के अंदर। एंट्रेंस टेस्ट, अगर आप
मेडिकल स्टूडेंट हैं तो TMS का एग्जाम देना पड़ेगा, इंजीनियरिंग है तो GRE का देना पड़ेगा, आर्किटेक्चर का है तो नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, कोई इशू नहीं आता। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि एंट्रेंस टेस्ट जो है वो ऑप्शनल होता है, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, जैसे इंडिया में करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज मांगती है, कुछ नहीं मांगती, तो वो आपको यूनिवर्सिटी में जाके पता करना होता है कि क्या आप कोई एंट्रेंस टेस्ट मांग रहे हो या नहीं मांग रहे। ये चीज़ आपको पता करनी पड़ती है। अगर मांग रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा में एडिशनल में एक टेस्ट देना पड़ेगा और एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन गो फ्रीली। नेक्स्ट बात करें हाउ टू अप्लाई इन यूनिवर्सिटीज। इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कैसे कर सकते हैं, दो टाइप्स होते हैं। पहला है डाड की वेबसाइट पे जाना, DAAD वेबसाइट पे आप जाएंगे। इन सब के लिंक जो है ना, जैसे आइल्स कौन से वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते हैं, इन सब के लिंक्स जो हैं वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाके क्लिक करके डायरेक्टली जाके चेकआउट कर सकते हैं सबकी फीस। डाड वेबसाइट है एक, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है UniAssist.de वेबसाइट। ये क्या है, दोनों ही मैं इनको बता देता हूँ। सबसे पहला डाड वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर है कि जितने भी इंटरनेशनल, मतलब कि जर्मनी के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब अपने आप को लिस्ट डाउन करती है इस वेबसाइट पे। तो आप इस वेबसाइट पे जाते हैं, अपने कोर्स को, प्रोग्राम को चूज़ करते हैं। एडवांस फिल्टर में जाके अपनी ग्रेडिंग को भी चूज़ कर सकते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज में जाना है या हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज़ में जाना है या जर्मन लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, वो भी आप चूज़ कर सकते हैं डाड वेबसाइट पर जाके। उसके बाद वो आपको फिल्टर करके यूनिवर्सिटीज़ दिखा देगा आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, और फिर आप डायरेक्ट उसके पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। हर एक यूनिवर्सिटीज़ को आपको इंडिविजुअली जाके देखना होगा, ठीक है। ये आपको लिस्ट डाउन कर देगा और उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट कर देगा। फिर आपको हर एक यूनिवर्सिटीज़ को जाके मैनुअली चेक करना होगा कौन सा क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, क्या प्रोसीजर है, वो सब चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बना UniAssist.de वेबसाइट, जिनका कहना यह है कि आप तो बस हमारे पास आ जाओ, हमें हमारी फीस दे दो, जो हमारे चार्जेस होंगे, जो कि है हमारा 70 यूरोज़। इंडियन रुपीज़ में बात करें तो ऑलमोस्ट 6300 रुपीज़ बनता है। सो इतना आप हमें फ़ीस दे दो। उसके बाद आप एक कोर्स को चेक कर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है। मतलब एक यूनिवर्सिटी आप चेक कर सकते हो, बाकी सारा काम हम आपका करके देंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट है। वो आपकी प्रोफाइल देखेंगे, आपके मार्क्स देखेंगे, आपकी प्रोफिशिएंसी, जो आपने इंग्लिश टेस्ट दिया है उसमें कितने स्कोर है, वो सब चीज़ों को देखने के बाद वो आपको एक बेस्ट सजेस्ट कर देंगे कि ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। लेकिन मान लीजिए आप उस यूनिवर्सिटीज़ के अलावा एक और यूनिवर्सिटी देखनी है, या ऑप्शन में चाहिए, या 2-3 ऑप्शन में चाहिए, तो आपको एक और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए आपको 30 यूरोज़ एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो चार्ज करते हैं। मतलब हर एक यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने के लिए वो आपको चार्ज करते हैं 30 यूरोज़, और वो ही आपको सारा काम करके दे देंगे। तो मैनुअली करना सबसे बेटर रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये UniAssist.de वाले जो है वो आपके रिजेक्ट कर देते हैं आपके फॉर्म को। सो यू विल नॉट फील दैट मच मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट। दैट्स वाई ऑलवेज प्रीफर कि आप डाड की खुद की वेबसाइट पे जाओ, क्योंकि कई बार क्या है, ये लोग खुद कंसेशन कर देते हैं। तो जहाँ पे पैसा बचा सको ज़रूर से बचा लो, कोई इशू नहीं होता। नेक्स्ट की बात करें एडमिशन टाइमलाइन की। एडमिशन टाइमलाइन कब कब होता है, देखिए 2 इंटेक होते हैं। सबसे पहला होता है विंटर इंटेक और समर इंटेक। जर्मनी के अंदर विंटर इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और फेमस भी है, साथ ही साथ ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोर्सेज देखने को मिलेगी। अगर आप समर के टाइम पे अप्लाई करते हो तो आपको कोर्सेज जो है ना वो कम देखने को मिलेगी। हो सकता है कि कोई कोर्सेज आपके प्रोग्राम जो है वो वहाँ पे अवेलेबल ही ना हो, इसलिए विंटर में अप्लाई करो, बेस्ट रहता है। लेकिन इट्स अप टू यू कि आपको कब जाना है। विंटर में एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है सितंबर और अक्टूबर में। अप्लाई मतलब आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाता है, आप जा सकते हो। लेकिन एप्लीकेशन कब फॉर्म करना होता है, वो होता है मई में, जो कि मोस्ट पॉपुलर है। मई में आपको करना होता है। समर इनटेक है आपका, मार्च और अप्रैल में आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपको एप्लीकेशन कब भरना है, फॉर्म कब निकलता है, वो निकलता है दिसंबर में। दिसंबर में निकलता है, उसके 3 महीने के बाद ही एग्जाम, मतलब जी आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे भी मई में आपको करना होता है, 3 महीने बाद सितंबर अक्टूबर में आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिर एडमिशन जो है वो होता है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड क्रेडेंशियल्स, मतलब कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स और क्रेडेंशियल्स जो हैं वो लगेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल है। सबसे पहला है आपको पासपोर्ट लगेगा, एनी लैंग्वेज टेस्ट, जो कि मैंने आपको बोला जर्मन या इंग्लिश का कोई भी आपको टेस्ट जो है वो देना है, बैचलर ट्रांसक्रिप्ट देना है। ये आपको यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना होता है। यूनिवर्सिटीज़ में बस आप एक मेल कीजिए कि मुझे ट्रांसक्रिप्ट चाहिए मेरी डिग्री का, वो आपको 1000, जैसे मेरी यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो वो 1000 रुपीज़ चार्ज करते हैं मुझसे, और फिर वो प्रोवाइड कर देते हैं ट्रांसक्रिप्ट को। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्ट में क्या होता है, आपके जितने भी सेमेस्टर वाइज होते हैं ना वो सारे मार्क्स लिखे हुए होते हैं। तो बस ये एक अच्छी चीज़ होती है, इसलिए ये लोग बैचलर ट्रांसक्रिप्ट मांगते हैं, डिग्री नहीं मांगते, बैचलर ट्रांसक्रिप्ट मांगते हैं। ठीक है, फिर है एक APS सर्टिफिकेट। APS सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी हुआ आफ्टर
आप कह सकते हो कोविड के बाद से, 1 नवंबर के बाद से, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, फेक डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। फेक डॉक्यूमेंट मतलब नकली डॉक्यूमेंट बना लिया और अप्लाई कर लिया और जाके पढ़ लिया। तो इसलिए इस चीज़ को रोकने के लिए जर्मनी की जो जर्मनी और इंडियन की जो एम्बेसी है उन्होंने मिलकर एक रूल्स निकाला, और वो ये था कि APS का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये आपका एक इवेल्यूएशन होता है, इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, एकेडमिक इवेल्यूएशन सेंटर। 18,000 रुपये लगते हैं। कौन सी वेबसाइट से करते हैं अप्लाई, वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको इसका पर्टिकुलर एक इनकी खुद की वेबसाइट है, उस पर जाके क्लिक करके आपको अप्लाई करना होता है। 18,000 रुपये आपके लगेंगे, और फिर वो आपको खुद से वो वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करके डायरेक्ट जर्मन गवर्नमेंट को या आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, जो कि ये ऑथेंटिसिटी दिखाता है कि हाँ आप जेन्युइन है, आपका डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, आपकी डिग्री जेन्युइन है। वो दिखाने के लिए ये APS सर्टिफिकेट होता है। नेक्स्ट आता है आपका CV। CV क्या है, जब आप जॉब करते हैं तो जॉब करने के बाद जो आपका रिज्यूमे बनता है, रिज्यूमे नहीं चाहिए इन्हें, CV चाहिए। रिज्यूमे होता है फ्रेशर्स के लिए, CV होता है जो कि एक्सपीरियंस्ड होते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके लिए CV होता है, और रिज्यूमे होता है जो कि फ्रेशर्स होते हैं जो कॉलेज के बाद अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। तो ये जो है ना, ये आपको MBA की अगर आप डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तब आपको CV चाहिए होता है। CV का मतलब है कि आपने कौन कौन सी जगह पे काम किया है, तो पास्ट 2-3 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस मांगेंगे, वर्क एक्सपीरियंस मांगेंगे, तो उस चीज़ के लिए CV चाहिए होता है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप कोई ऐसे डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे CV की रिक्वायरमेंट है, वो आपको चेकआउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं SOP, जो कि है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपको बताना पड़ता है कि आप क्यों जाना चाहते हैं, क्या आप स्टेटमेंट खुद से लिखना पड़ता है। इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो, खुद से बना के लिख सकते हो, वो भी है। ChatGPT आ चुका है, आप जानते हैं पूरी दुनिया में AI टूल आ चुका है, उसकी हेल्प से भी लिखवा सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला। आप अच्छा सा एक पर्पस लिख सकते हो कि आपको क्यों जाना है जर्मनी में। LOR है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। किसी भी आपकी जो यूनिवर्सिटी है या कोई भी हायर अथॉरिटी है यूनिवर्सिटी के अंदर, उनका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है। कोशिश कीजिए कि आप अपने HOD से या फिर डीन से लिखवाइए। प्रोफेसर से भी लिखवाएंगे तो कोशिश कीजिए कि 5 से 6 प्रोफेसर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवाइए, तो बेटर रहेगा। अदरवाइज HOD या फिर डीन जो है इस काम के लिए बेटर रहते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवाने के लिए। नेक्स्ट आता है LOM। LOM क्या है, लेटर ऑफ मोटिवेशन। आपको क्या मोटिवेट करता है, क्यों आपको जर्मनी जाना है, कनाडा नहीं जाना, या क्यों आपको सिर्फ जर्मनी देखते हो, बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर कैरियर, क्या आप दे सकते हो, क्या आपका स्किल्स है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भर भर के लिखनी होती है कि आपको क्या मोटिवेट कर रहा है, और एकदम रियल रहना होता है। जितना रियल रहेंगे उतना वो है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के या मक्खन या बटरिंग करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनके पास ऐसे 1000 फॉर्म्स आते हैं, उनको पता होता है कि कौन क्या लिखने वाला है। तो आप रियल रहेंगे तो बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट है आपका एडिशनल सर्टिफिकेट जो आता है रिक्वायर्ड बाय यूनिवर्सिटीज़। कोई भी अगर है तो वो आपको देखना होगा उनकी वेबसाइट पे जाके, कुछ भी अगर एडिशनल सर्टिफिकेट वो आपसे मांगते हैं तो वो उनका पर्टिकुलर होगा, जो कि एक्सेप्शनल में आता है। अदर्स में जो चाहिए आपको वो है वीज़ा, ब्लॉक अकाउंट और जर्मन हेल्थ इंश्योरेंस। ये तीनों चीज़ें ही आपको इंडिया से चाहिए होती है। वीज़ा आपको करवाना पड़ेगा इंडिया से, ठीक है। और सेकंड थिंग इज़ ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है। ब्लॉक अकाउंट क्या होता है, एक अमाउंट 10 लाख रुपए, अगर मैं आज की एग्जांपल की बात करूँ तो 9 से 10 लाख रुपए जर्मन कंट्री ये कहती है कि आपके अकाउंट में होना चाहिए, ब्लॉक अकाउंट में होना चाहिए 10 लाख रुपए, ठीक है, ताकि हमें आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पता चल सके, और आप यहाँ पर आके ऐसा ना हो कि गरीबी बढ़ा दे या आपके पास पैसे कम पड़ जाए। इन चीज़ों की वजह से वो ब्लॉक अकाउंट रखवाते हैं। आपको ओपन करवाना पड़ेगा इंडिया में ही रह के, जैसे वीज़ा अप्लाई करते हैं वैसे ही ब्लॉक अकाउंट भी आपको इंडिया में ही रह के पहले अप्लाई करना है, तभी आप जा सकते हैं बाहर, मतलब कि जर्मनी में, ठीक है। और उसके बाद आपको ब्लॉक अकाउंट से क्या है, हर महीने कुछ कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट जो है वो आप निकाल सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट निकाल सकते हो, एक बार में नहीं। इससे होता ये कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हो, आपको कमाने की टेंशन नहीं रहती, क्योंकि उन्हें पता है कि इस स्टूडेंट को जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि रात को वर्क करना पड़ जाए, पार्ट टाइम जॉब करना पड़ जाए, तो ये ज़रूरी नहीं है, इसीलिए ये सब चीज़ें करवाई जाती हैं, ठीक है। फिर आता है जर्मन हेल्थ इंश्योरेंस। ये भी इंडिया से ही खरीदना होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इंडिया से ही हर चीज़ के अप्लाई करके जाइएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो बताए हैं जो आपको इंडिया से ही मिलेंगे, वहाँ पर जाके तो बस आपको सबमिट करना होता है ये सारी चीज़ें। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा ये सारी ही चीज़ें। बाकी रेस्ट अगर आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे अर्निंग करना बहुत ईजी है। पढ़ाई करते वक्त जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं आपको उनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो यहाँ पर पढ़ाई करते वक्त आप पार्ट टाइम जॉब बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है। अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो आप 240 डेज़ के लिए कर सकते हो, अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो आप 120 डेज़ के लिए कर सकते हो, ठीक है। ये वहाँ का रूल है, ताकि बाकी टाइम में पढ़ाई पे दो। यहाँ पे इतना ही आपको इनकम मिल जाती है सिर्फ पार्ट टाइम से इतनी इनकम मिल जाती है कि आप 15 दिन काम करोगे ना तो आप 45 दिन तक उस पैसे को खर्च कर सकते हो।
इतनी ज़्यादा इनकम मिलती है। मोस्टली यहाँ पर फैक्ट्री वर्कर जॉब होती है। फैक्ट्री वर्कर जॉब कौन सी होती है? फैक्ट्री में काम करवाना, ऑटोमेशन वाली होती है। बाकी आपको उन ऑटोमेशन मशीन जो होती है ना, उनके स्पीड में काम करना होता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे थोड़े फेडअप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप मेंटली जा रहे हैं प्रिपेयर्ड होके, तो ट्रस्ट मी, आप 15 दिन सिर्फ कमाएंगे पार्ट टाइम जॉब से, आप पूरे 45 दिन तक खर्चा निकाल सकते हैं। तो सोचिए अगर आप 30 दिन काम कर लेंगे तो आप कितने दिन तक खर्चा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट टाइम जॉब में यहाँ पे n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब करने के लिए। n नंबर, यहाँ पे ढूंढने की जरूरत नहीं है, n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो मैं आपको सबसे बेस्ट पार्ट बताऊँ, स्टूडेंट्स को ही जॉब मिलती है। पार्ट टाइम जॉब जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स को ही मिलती है। तो आप ज़रूर से जर्मनी को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे क्राइम रेट सबसे ज़्यादा कम है और यहाँ पे जितनी भी पढ़ाई, ट्यूशन फीस है, ये सब जीरो है। अगर आपको मैं बताऊं, अगर आपके मार्क्स कम आए हैं ना, अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। जनरली यहाँ पर आपको, अगर आप किसी ब्रोकर या एजेंट के थ्रू जा रहे हैं या किसी कंसल्टेंट के थ्रू जा रहे हैं जो कि वेबसाइट पे आपको अप्लाई करवाने के लिए मिलते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो कि थोड़ा आपको बिहेवियर रहना पड़ता है, वो ये है कि जनरली वो लोग जो है ना, वो आपको उतना सजेस्ट नहीं करेंगे जर्मनी जाने के लिए। उसका एक रीज़न है, वो ये क्योंकि यहाँ पर फ्री एजुकेशन है ना, फ्री एजुकेशन का एक मेजर फंडा रहा है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पर इनको कट्स नहीं मिलते। लेकिन वहीं पर अगर आप कनाडा, यूएसए जैसी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो या इन स्टेट्स में या इन कंट्रीज़ में जाते हो, तो यहाँ पर होता क्या है कि वो इनको, इन एजेंट्स को कट्स देती है। क्योंकि तुमने हमारा एडमिशन एक बच्चे को ला के दिया है, तो वो अपना 10% कट्स जो है ना, वो उन एजेंट्स को देती है। इसलिए ये लोग कोशिश करते हैं कि आपको उन जगह भेजें। मतलब जो वीज़ा करवाने का पैसा है, जो कंसल्टेंसी का फीस है, वो तो ये लेते ही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कट मिल सके इसलिए ये लोग उन आप कह सकते हो कंट्रीज़ में भेजने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर मैं बात करूँ तो आप ये मान के चलिए कि आपका 950 यूरोज़ में आपका आराम से निकल जाएगा। मंथली एक्सपेंसेस 950 यूरोज़ में आपका बहुत ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको मान के चलनी है। बाकी अगर आपको मैं बताऊं कि अगर आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस जोड़ने हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस होती है ना, उसमें इंक्लूडेड होता है ट्रैवल एक्सपेंसेस। मतलब आप जर्मनी में कहीं पे भी जा सकते हो, इतना ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। सो आई होप सो कि आपको जर्मनी की कंप्लीट एक डेटा जो है वो मिला होगा, कंप्लीट एक वीडियो मिली होगी स्टेप बाय स्टेप कि क्या चीज़ें देखनी है, क्या चीज़ें सोचनी है और किस निश में जाना है, वो चीज़ आपको डिसाइड करनी है। एंड आई होप सो कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी मेरी इस वीडियो से। बाकी जर्मनी के बारे में कुछ जानना है, उसके आर्किटेक्चर के बारे में, उनके कुछ फन फैक्ट्स, बेस्ट टूरिस्ट प्लेस के बारे में जानना है, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, जो कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट स्क्रीन पे। सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और क्लिप्स लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी देख के मोटिवेशन मिले। थैंक यू।